देश में जो भी है वो हिंदू, ये कहकर वो बाकी लोगों के ऊपर हिंदुत्व थोपना चाहते हैं। चाहे आदिवासी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुसलमान हो, इनके ऊपर हिंदुज़म थोपना चाहते हैं। ये अगर कहते हैं कि इस देश में कोई भी रहता है वो हिंदू है, ये सावरकर की डेफिनेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। राइट। इसको कहते हैं टेरिटोरियल डेफिनेशन। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एक नैरेटिव अपर कास्ट लोगों में बना है। हाँ। जिस तरह से SC/ST का आरक्षण है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, उसके बारे में एक नैरेटिव बिल्डअप हो चुका है। उसी तरह का नैरेटिव एक नए ढंग से ये अब छात्रावस्था के नियमावली को लेकर बन रहा है। ओबीसी सिर्फ आ गया इसलिए इसका विरोध नहीं है। इवन ओबीसी नहीं होता तो भी इसका विरोध होता। तो सुप्रीम कोर्ट को इस समय में जब पहला वर्डिक्ट उस तरह का है, तो ये जो स्टे वाला वर्डिक्ट है वो थोड़ा उससे असहमति वाला या सवर्ण मानसिकता को बढ़ावा देने वाला इस तरह का वो लगता है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। मायावती को खुद को सवर्ण लोगों की चिंता रहती है, ब्राह्मण लोग परेशान ना हो उसकी मायावती को चिंता लगती है, तो कांग्रेस बाकी दलों को नहीं लगेगी, क्योंकि अजित पवार की पार्टी खुद सरकार में है। तो उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सचमुच इसमें कोई है, लेकिन ये होने के बाद शरद पवार जी का तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई घातपात और नहीं उन्होंने था। ऐसा कहा कि कोई घातपात नहीं है। अब शरद पवार ने वो किस आधार पे कहा कि हम अजित पवार की पार्टी में मर्ज होके फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, या शरद पवार पार्टी के साथ मिलकर ये जो बीजेपी से हट जाएंगे, बीजेपी का खिलाफ वाली राजनीति करेंगे। ये कोई अभी तक स्टैंड नहीं ले रहा है। तो इसलिए दोनों की ही गोलमाल की और सर्वाइवल की पॉलिटिक्स है। भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कुछ हद तक नेशनल पॉलिटिक्स अमेरिका के दबाव में चल रही है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। जब प्रधानमंत्री की सर्वोच्च पद की गरिमा संशय के दायरे में आती है, तो प्रधानमंत्री का फर्ज क्या होता है? देश को कॉन्फिडेंस में ले ले। एग्जैक्टली। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। देश के महत्वपूर्ण मुद्दे के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ में देश के जाने माने विचारक, अर्थतज्ञ, संविधान तज्ञ और बीआरएसपी के संस्थापक डॉक्टर सुरेश माने सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे जो बहुत हॉट टॉपिक है यूजीसी का, साथ साथ में हम महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के संदर्भ में बातचीत करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद स्थगित हो रही है बार बार, इन सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला इशू यूजीसी का है कि यूजीसी में जो नई गाइडलाइंस दी, जिसको उन्होंने इक्वेलिटी गाइडलाइंस कहा, इस पर स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 2012 के भी गाइडलाइंस थे, उसको रिवाइज किया गया। उसमें ओबीसी का भी इंक्लूजन है और उसमें इवन ईडब्ल्यूएस का भी इंक्लूजन हुआ। बावजूद इसके सवर्ण समाज के में या फिर ब्राह्मण समाज में एक आक्रोश क्रिएट हुआ कि ये उनके अगेंस्ट में है, मानो कि ऐसा कि उनके ब्लड में ही है कि हम केवल शोषण करते रहेंगे, हम आपको जाति सूचक गाली देते रहेंगे और ये हमारा अधिकार है, आप हमारे ऊपर इस तरह के कोई भी बंदिशें नहीं ला सकते। ओबीसी को इंक्लूड करने से एक नया SC/ST गाइडलाइंस तो ऑलरेडी इन फोर्स अभी भी है, लेकिन केवल ओबीसी को लाने से इतना जो माहौल हुआ है, किस तरह से देखते हैं यूजीसी के रेगुलेशंस को, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका को? एक बात है कि बर्निंग इशू बना है, लेकिन बर्निंग इशू बनाने के पीछे क्या केवल सवर्ण मानसिकता है, क्या उनकी राजनीति है? इस एंगल को हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेजर इशू जो बना है वो उत्तर भारत में है। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण भारत में कोई इसका ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। हाँ। दूसरी बात है कि जिस तरह से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एक नैरेटिव अपर कास्ट लोगों में बना है। जिस तरह से SC/ST का आरक्षण है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, उसके बारे में एक नैरेटिव बिल्डअप हो चुका है। उसी तरह का नैरेटिव एक नए ढंग से ये अब छात्रावस्था के नियमावली को लेकर बन रहा है।
अब इस नियमावली में वैसे 2012 की थी, कोई नया तो बड़ा हर फर्क है नहीं। और ये नियमावली भी जो बनी वो तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक बनी। हाँ, बिल्कुल। पायल तडवी की मदर, और रोहित वेमुला की रोहित मदर। वेमुला की मदर, हुँ, इनका जो एक पीआईएल था, हाँ। उस पीआईएल को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइन दी थी। हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर जो बनी हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसको सरकार ने अप्रूव किया है, हुँ, जिसको एजुकेशन मंत्रालय ने अप्रूव किया है, राइट। जिसको यूजीसी ने खुद अप्रूव किया है, तो सरकार तो बीजेपी की है, इसके बावजूद विरोध कौन कर रहा है? तो हुँ, अपर कास्ट तबका कर रहा है। हुँ, तो ये भी एक न समझने वाला कॉम्बिनेशन है या हुँ। कॉन्ट्रडिक्शन है। बनाने वाले भी अपर कास्ट हैं। बनाने वाले भी उसी लेवल के हैं। हाँ, अब ओबीसी सिर्फ आ गया इसलिए इसका विरोध नहीं है। हुँ, इवन ओबीसी नहीं होता तो भी इसका विरोध होता। होता, हुँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ये ज़्यादा एक्टिव किया है, हुँ, ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है, हुँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि एक्टिव करना ज़रूरी है, हुँ, ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। हाँ, अब रहा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की जो बात हुई, हाँ, अगली सुनवाई बहुत जल्दी है, हाँ, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जिस तरह से स्टे दिया, हाँ, इस बात को थोड़ा समझने में मुश्किल है। राइट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर लगता हुँ, कि इसके कुछ प्रावधान गलत हैं, जी। तो उन प्रावधानों के लिए वो स्टे आता तो मैं समझता, हुँ, लेकिन पूरे रेगुलेशन के ऊपर स्टे लगाया, हुँ, ये थोड़ा समझ के बाहर है। यस। हम भी एडवोकेट है, प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे वक्फ बिल के मामले में हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधान के ऊपर स्टे स्टे दिया लगाया था। था, हाँ, तो वही रवैया यहाँ अपना सकते थे, बिल्कुल। लेकिन वो रवैया नहीं अपनाकर इतने दिन तक किसान आंदोलन चला, उस संदर्भ में कोई स्टे नहीं मिला। किसान आंदोलन को भी वही है, हुँ, नहीं मिला। हुँ, तो जैसे वक्फ बिल के मामलों को लेकर जो रवैया था हुँ, कि भाई जो आपको गलत लगते उसके ऊपर स्टे दे दो, बाकी हाँ, तो छोड़ दो, छोड़ दो, राइट। ये रवैया यहाँ सुप्रीम कोर्ट ले सकता था, हुँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो पहले ही जब समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी मेंशनिंग हुई पीआईएल की, हाँ, इसके खिलाफ वाली, तो चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि हम जानते हैं बाहर क्या हो रहा है। हुँ, अब बाहर क्या हो रहा है इससे कोर्ट से क्या लेना देना है, कोर्ट में क्या हो रहा है उससे कोर्ट को लेना देना है। यस। इसका मतलब ये जुडिशियल डिसीजन ये एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पर है, हुँ, ये ना कोई कानूनी की रूल्स एंड रेगुलेशन की धारा क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, उसके लिए बहस क्या है। और जब उसको सरकार ने अप्रूव किया है तो उसको डीप सुनवाई के बगैर स्टे लगाना, हाँ, ये थोड़ा समझ के बाहर वाला मामला है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहीं अपर कास्ट मेंटालिटी का कहीं शिकार तो नहीं हो गया, हुँ, इस तरह का आरोप लगना स्वाभाविक है, बिल्कुल। कोई भी उसके ऊपर लगा सकता है। हुँ, अब ये रही बात की पार्लियामेंट के सामने हुँ, जो रिपोर्ट है या यूजीसी ने पिछले 22, 23, 23, 24 और 24, 25 ये देश भर के शिक्षण संस्था में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनके ऊपर जितने वारदातें हुई उसकी रिपोर्ट है, हुँ, और उसमें कई बढ़ोतरी हो गई है। वो बढ़ोतरी के आंकड़े भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी देश के सामने रखे हैं। हुँ, तो जब ये आंकड़े हैं कि ये बढ़ोतरी हुई है तो कदम उठाना स्वाभाविक है। हुँ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि रोबस्ट सॉल्यूशन, हुँ, रोबस्ट सॉल्यूशन मतलब एक नए तरीके का सॉल्यूशन, अच्छा। इसकी ज़रूरत है। हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट को इस समय में जब पहला वर्डिक्ट उस तरह का है, तो ये जो स्टे वाला वर्डिक्ट है वो थोड़ा उससे असहमति वाला या सवर्ण मानसिकता को बढ़ावा देने वाला इस तरह का वो लगता है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। हालांकि इसकी डिटेल जब सुनवाई होगी हुँ। तब अगली बातें पता चलेगी। या स्टे कोई परमानेंट नहीं होता, नहीं, ये स्टे ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी है। लेकिन एक बात इसमें हमने देखी है कि जिस लेवल पे सवर्ण आक्रामक हुए हैं या जिस लेवल पे अपर कास्ट आक्रामक हुआ है, तो क्या ये अ,
बीजेपी के रूल में उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, या उन्होंने ठान लिया है कि ये हमारा बर्थ राइट है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करना ही है? इसीलिए मैंने कहा कि इस रूल्स रेगुलेशंस के पीछे, विरोध के पीछे जो मानसिकता है या राजनीति है या सोशल इथॉस है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। एक तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार बीजेपी की है, और सरकार बीजेपी की है और सवर्णों के खिलाफ जिस रूल्स एंड रेगुलेशन का दुरुपयोग होगा, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, तो हमारी सरकार होते हुए हमारे ऊपर ये आ रहा है, कई मोदी जी के पुतले भी जलाए गए। बवंडर हमारे ऊपर गिर रहा है। अब ये एक एंगल है, पर इसके लिए अपोजिशन दल भी कोई सवर्ण मानसिकता के बाहर वाला नहीं है। नहीं, क्या उसके आड़ में अपोजिशन के सवर्ण मानसिकता के लोग, जो कांग्रेस में भी बड़े पैमाने पे है, बाकी सारे पार्टियों में बड़े पड़े हैं, मायावती को खुद को सवर्ण लोगों की चिंता रहती है, ब्राह्मण लोग परेशान ना हो उसकी मायावती को चिंता लगती है, तो कांग्रेस बाकी दलों को नहीं लगेगी। तो हो सकता है इसके आड़ में वो भी अपने एक्टिव होते हुएंगे, अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने के लिए वो भी आए होंगे। तो दोनों तरफ से भी इसको फ्यूलिंग, मतलब आग में तेल डालने वाला जो काम है, वो बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है, दूसरे दलों की तरफ से भी हो सकता है, और जरूर होता होगा। टारगेट है वही SC/ST कि भाई अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क है कि इसका दुरुपयोग होगा, या जो विरोध करने वाला जो जनमत है उसका जो तर्क है कि इसका दुरुपयोग होगा, तो देश में कौन से कानून का दुरुपयोग नहीं होता? बिल्कुल, कौन से कानून का दुरुपयोग होता? डिवोर्स का नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस का नहीं होता, UAPA का नहीं होता, देश में देशद्रोही लोग तय करने का कानून उसका नहीं होता। तो ये कोई कारण ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके दबाव में नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल। और ये कोई लॉजिकल कारण नहीं होता। देश के किसी भी देश में हर कानून का जितना उपयोग होता है उतना दुरुपयोग होता है, हर जगह यही होता है। तो दुरुपयोग ना हो इसके लिए एक मैकेनिज्म होती है। एट्रोसिटी एक्ट जब आया तो उसके खिलाफ भी यही दलील दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस दलील को रिजेक्ट किया और 2015 में फिर कानून को मजबूत किया। तो ये बातों को भी सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए था। दुर्भाग्य से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 कदम पीछे आया है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पीछे आया है और ये तमाम एलिगेशंस भी इस संदर्भ में लग रहे हैं। सुनवाई होगी, उसके बाद में क्या रिजल्ट आएगा देखेंगे। बहरहाल एक महाराष्ट्र में हमने देखा कि डिप्टी सीएम जो थे अजित पवार, उनका जो प्लेन क्रैश हुआ, कई तर्क वितर्क उसमें हो रहे हैं। इवन एनसीपी के लोग कह रहे हैं कि उनका तो प्लान ही नहीं था जाने का, अचानक प्लान कैसे बना, ये पिए नहीं था वो पिए कैसे गया, फिर वहाँ पे बारामती में सुविधाएं नहीं थी, तमाम अलग अलग इसमें सोच विचार। कोई कहता है कि इसके पीछे साजिश है वगैरह वगैरह वगैरह। आप भी मुंबई में रहते हैं, मंत्रालय की पॉलिटिक्स को जानते हैं बखूबी। अजित पवार के व्यक्तित्व के बारे में कई सवाल भी थे, मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को एक इस बात की गम ज़रूर है कि एक अच्छा पॉलिटिकल व्यक्ति जो सुबह से उठ के शाम तक काम करता था, खो दिया। आपको क्या लगता है कि सच में जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि ये जो हादसा नहीं था, ये साजिश थी? पहली बात तो ये है कि अजित पवार खुद 70,000 करोड़ के घोटाले में खुद आरोपी बीजेपी के नज़र में थे। बिल्कुल। फिर सत्ता के लिए उसी अजित पवार को साथ में लेना पड़ा, ये बीजेपी की मजबूरी साबित हुई। तीसरी बात, उसी अजित पवार ने पूना में कैंपेन के दौरान अभी लोकल बॉडी के खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के करप्शन के सबूत मेरे पास है, और वो 100 करोड़ से ज़्यादा उसकी फाइल मेरे पास है। ये एक तरफ से बीजेपी को चैलेंज था। दूसरी बात, अजित पवार महाराष्ट्र में लगभग शरद पवार की राजनीति के पतन के बाद
पवार फैमिली की डायनास्टिक पॉलिटिक्स को आगे आगे लेने ले जा वाले रहे थे। एक लीडर थे। हम्म, अब इस हालात में जब उनकी मौत हो जाती है तो बीजेपी के ऊपर आरोप किए, इसलिए ये हुआ। ऐसे शंका व्यक्त करने वाले लोगों का दिमाग उस तरह की है बिल्कुल कि काफी भाई देख रहे हैं इसके हम। पीछे कोई घात पात की राजनीति है। हम्म, दूसरी बात, टेक्निकल फैक्टर जो हम लोग ज़्यादा नहीं समझ सकते यस। कि पायलट क्यों नहीं है। पुराना अगर वो जो एयरक्राफ्ट था। प्लेन था हाँ। एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर बंदी थी तो ऐसे वीआईपी के लिए क्यों इस्तेमाल किए थे, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल अपने जगह पे हैं, हाँ, यस। टेक्निकल इंक्वायरी अपने जगह पे है। फिर बारामती का जो खुद एयरपोर्ट अजीत पवार शरद पवार के घर पे है, हाँ, बिल्कुल। वहाँ फैसिलिटी नहीं होना हाँ, वो क्या दर्शाता वो है? क्या दर्शाता है वही। वो क्या दर्शाता है? तो अगर ये दिन इतने रात, सालों से सत्ता में है और हाँ, फैसिलिटी नहीं दिन कर पाए। रात अगर काम करते थे तो हाँ, अपने ही बारामती में जिनका उपयोग वो खुद ज्यादा करते थे, हाँ, इसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर पवार के पार्टी के लोग पार्टी के रहे, थे, पटेल बिल्कुल। रहे, हाँ, कई सारे लोग रहे, तो इन्होंने कौन सा डेवलपमेंट वहां भी किया? राइट। तो घात पात का जो आरोप है उसके ऊपर तो शंका तो लगी है। हाँ, और जब कोई पदासीन बड़ा आदमी मरता है या एक्सीडेंट होता है तो उसकी चर्चा तो होती है। ऑब्वियसली। और वो आज का समय नहीं है, वो शास्त्री के समय से हाँ, ये सुभाष बोस, ताशकंद। शास्त्री, हाँ, कांशीराम जी, कई सारे, एक नरपत मिश्रा थे कांग्रेस के जमाने में, हाँ, तो कई सारी ये चर्चा ही होती रहेगी। उन कांग्रेस के सीएम का हेलीकॉप्टर गिरा था। हाँ, कांग्रेस का रेड्डी, हेलीकॉप्टर का आंध्रा गिरा, के सीएम। गुजरात में रूपानी का गया, हाँ। तो कई सारे मामले हैं। हम्म, तो अब इसकी जांच जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई, क्योंकि अजित पवार की पार्टी खुद सरकार में है, हाँ, तो उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सचमुच इसमें कोई है। लेकिन ये होने के बाद शरद पवार जी का तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, आया उन्होंने कहा कि ऐसा कोई घातपात और नहीं उन्होंने था। ऐसा कहा कि कोई घातपात नहीं है। हाँ, अब शरद पवार ने वो किस आधार पे कहा? तुरंत जाके वहां पे मुआयना क्योंकि करके। तुरंत हाँ, तुरंत जाके उन्होंने कहा। अब हाँ, शरद पवार कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है इस नहीं है। मामले के, और इंक्वायरी कमेटी बैठनी भी थी, जांच रिपोर्ट आनी थी, उसके पहले शरद पवार जी ने ये स्टेटमेंट दिया। हाँ, उन्होंने ममता बनर्जी का भी हवाला दिया कि वो जो कह रही है उसमें हाँ, सच्चाई नहीं ममता है। बनर्जी के स्टेटमेंट को भी एक तरह किनारे कर दिया। किनारे कर दिया। तो ये कौन सी राजनीति है? असल में इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि अजित पवार के बहाने महाराष्ट्र की राजनीति अपोजिशन में मजबूत ना हो, इसलिए अजित पवार का हट जाना बहुत जरूरी है। इस तरह की एक शंका जो व्यक्त की जा रही है कई लोगों द्वारा, उसमें भी दम नजर आता है, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट टू इंक्वायरी। हाँ, एग्जैक्टली, सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। यानी ये जब जांच होगी तो पता चल जाएगा, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, यही बात है। नहीं, ये जिम्मेदारी अजित पवार के पार्टी के लोगों की है जो सत्ता में है। जो सत्ता में है। अब वो सत्ता में बैठने वाले लोग अपने ही सरकार को कितने परेशान करवा सकते हैं कि इसकी सचमुच जांच होनी चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। क्या वो हिम्मत तटकरे दिखाएंगे, छगन भुजबल दिखाएंगे, प्रफुल्ल पटेल दिखाएंगे? वहां तो मुंबई में एक अखबार में लिख के आया कि अभी एनसीपी बीजेपी का खिलौना बन गई है, इस तरह का हेडिंग भी आया। ये भी एक उसका रीजन है शंका के लिए कि क्या अजित पवार के पार्टी को बीजेपी का एक सेल बना के रखना। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में बीजेपी कई लोगों की पार्टियां चलाती है, वैसे अजित पवार की पार्टी भी उनके कब्जे में होना। राइट। जिसको बीजेपी में नहीं आना है वो एकनाथ शिंदे के पार्टी में जाए। हाँ। जिसको बीजेपी में नहीं आना है वो अजित पवार की पार्टी में चले जाए, और वो दोनों पार्टियां बीजेपी चलाए। तो इस तरह के रणनीति का भी हिस्सा जब बीजेपी कर रही है कई राज्यों में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, तो उसके लिए भी एक शंका की गुंजाइश जरूर लाती है। लेकिन क्या क्या करवट बदलेगी महाराष्ट्र की राजनीति की अगर अजित पवार की पार्टी को भी कितना भविष्य हो सकता है अभी, क्योंकि सुनेत्रा पवार तो काफी नई है, उनका इतना पॉलिटिकल, ठीक है, उनका घराना पॉलिटिकल था, पॉलिटिक्स जी भी है, लेकिन राजनीति में नेतृत्व करना अपने आप में एक चैलेंजिंग भी होता है। अब मुझे लगता है कि जो अजित पवार जी की पार्टी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स थी, वो खत्म हो गई। ये खत्म हो गई, ये बीजेपी के प्लान के मुताबिक खत्म हो गई। अब इसमें
सिर्फ अजित पवार की पॉलिटिक्स की खत्म नहीं हो रही है, शरद पवार की भी पॉलिटिक्स यस उसमें खत्म हो रही है। और जो अभी जो महाराष्ट्र में विलीनीकरण की जो बात चल रही है, वो तो उसमें दोनों खिलाड़ी, अजित पवार के साइड वाले और शरद पवार के साइड वाले, ये दोनों कोई भी नहीं बोल रहा है कि हम अजित पवार की पार्टी में मर्ज होके फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, हाँ या शरद पवार पार्टी के साथ मिलकर ये जो बीजेपी से हट जाएंगे, बीजेपी का खिलाफ वाली राजनीति करेंगे। हाँ ये कोई अभी तक स्टैंड नहीं ले रहा है। हाँ, तो इसलिए दोनों की ही गोलमाल की और सर्वाइवल की पॉलिटिक्स है। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि शरद पवार ठीक है, दिग्गज नेता रहे एक समय में, महाराष्ट्र की नब पकड़ने वाले हैं, लेकिन अब समय उनके खिलाफ है, समय उनके खिलाफ है, बिल्कुल। समय सेहत उनके खिलाफ है। और अजित पवार की जब राजनीति बीजेपी के पिंजड़े में अटकी हुई है, उसके कई कारण है, क्योंकि अजित पवार के कई लोगों की इंक्वायरी, चाहे सीबीआई की हो चाहे ईडी की हो, वो उनके दायरे में है। यस अजित पवार का खुद बेटा उस मुसीबत हाँ में पूना के मामले में फंसा है। तो इस हालत में एनसीपी की जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, और अपोजिशन के तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को अकेला छोड़कर अपोजिशन की स्पेस पूरी की पूरी कम करने की कोशिश बीजेपी जरूर बिल्कुल। करेगी। ये तो बात महत्वपूर्ण आपने कही। एक हम नेशनल पॉलिटिक्स पे हम देखें कि जिस तरह से हमने देखा कि संसद चल नहीं रही है, आज भी संसद अभी स्थगित हो गई है, विशेषतः लोकसभा, और लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मतलब वो किताब का जब हवाला दे रहे थे, नरवाणे जी की किताब का, आर्मी चीफ का, तो ये सचमुच बीजेपी सहमी हुई है, डरी हुई है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं सामने आ रही है। दूसरी बात ये भी हमने देखा कि अभी अभी ट्रम्प का एक स्टेटमेंट में देखा था कि मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं और वो मैं जो कहता हूँ सुनते हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका पॉलिटिकल करियर में बर्बाद करूं। तो ऐसी कौन सी गुत्थियां मोदी जी की ट्रम्प के पास में है, तो वो डील करते हैं, फिर डील का उत्सव भी मनाते हैं। यूरोपियन यूनियन की डील तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि 50% का टैरिफ 18% पे आया, लेकिन उससे पहले भी टैरिफ केवल 3% पे था। मतलब 15% टैरिफ की तो हाइक ही अभी भी है, है। लेकिन बावजूद इसका जश्न मनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का अभिवादन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसीबत में है मोदी जी, और इसलिए ट्रम्प की बातों को बिल्कुल रूस से तेल लेना बंद कर दिया। अब जैसा ट्रम्प कहेंगे वैसी इशारे पे जा रहे हैं। एक तो बड़ी बात साबित हो चुकी है, अभी वो अपने आप को बीजेपी मोदी विश्वगुरु कहे, जो भी कहे, लेकिन भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कुछ हद तक नेशनल पॉलिटिक्स अमेरिका के दबाव में चल रही है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके कई सबूत मिल रहे हैं, चाहे रशिया के साथ रिलेशन का हो, चाहे अमेरिका के दबाव में फैसले लेने वाली बात हो। राइट। इसके कई सबूत सामने आए। अब इस पार्लियामेंट के अंदर जो बात आपने जिक्र किया, नरवणे जी की किताब, वो पब्लिश नहीं हुई है, लिखी है, पब्लिश हुई है, उन्होंने ऑलरेडी प्रिंट है, उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया था, परमिशन नहीं आई है। अब परमिशन क्यों नहीं दी है वो भी देखना पड़ेगा। इसके पहले दो बातें हमने समझनी पड़ेगी। पहलगाम हमला हुआ, उसकी जांच में क्या सामने आया, वो कौन लोग थे, किधर गए, उसका जवाब अभी तक नहीं है। जवाब क्या है, हमने जाके उनको घर के घुस के मारा, ये जवाब तो है नहीं। जवाब ये है कि वो कौन थे, कैसे अंदर आए, उनका क्या हुआ, वो अभी भी अनआंसर्ड है। यस। उसके पहले जो 71 सोल्जर मारे गए, किधर, जो पहली घटना हुई थी, जो 71 सोल्जर, तो वो सारा एमिनेशन आया कहां से, कैसे आया, कौन जिम्मेदार, लैप्सेस किधर थे, उसकी जांच का कोई जवाब नहीं। तो ये डिफेंस से रिलेटेड ये दो मुद्दे हो गए। अब ये तीसरा मुद्दा है।
कि भाई चाइना के टैंक यहाँ तक पहुँचे, आपको सेना का इंचार्ज इजाज़त मांग रहा है, आपसे जवाब नहीं है। तो ये जो मोदी की इमेज जो बिल्डअप की है बीजेपी ने, आरएसएस ने, राइट। उसके ऊपर वो चोट है, वो सीधी चोट है और उसको पंत प्रधान जवाब नहीं दे पा रहा है। एक्चुअली इसमें बीजेपी और मोदी में कोई खोट नहीं होती तो खुलकर पार्लियामेंट के सामने जवाब देते, हमने ऐसा क्यों कहा, या उसमें सच्चाई है या नहीं है, नेहरू ने जो लिखा है वो सच है या झूठ है, जो भी है उस पे नहीं बोले, गोल बात करते रहे। अपोजिशन ने उसके जब ऊपर वॉकआउट किया, स्टेटमेंट दे सकते हैं ना। और ये स्टेटमेंट देना मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है। जब प्रधानमंत्री की सर्वोच्च पद की गरिमा संशय के दायरे में आती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज क्या होता है, देश को कॉन्फिडेंस में ले ले। एग्जैक्टली। और देश में कॉन्फिडेंस में लेने के लिए पार्लियामेंट से और कौन सा बेहतर फोरम है, वहां जवाब देना चाहिए। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो मामला उठाया उसका मैं खुद जवाब देने को पार्लियामेंट में आ रहा हूं। वो बीजेपी और मोदी क्यों नहीं कर रहे, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, ये आरोप तो लगेगा। दूसरी बात, इसमें ओम बिरला जी की भी बहुत बड़ी गलती है। लोकसभा के स्पीकर है, उन्होंने एक भयानक स्टेटमेंट दिया कि मैंने ही कहा कि प्रधानमंत्री को आप संसद में मत आइए, आपको जान को खतरा है। अब मुझे बताओ, जब लोकसभा का स्पीकर ही ऐसे स्टेटमेंट करके प्रधानमंत्री को उसके ही देश के संसद के अंदर खतरा है, तो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं लोकसभा के स्पीकर बिरला, क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे क्या भारत की छवि अच्छी बनेगी? बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ और एक गड़बड़ वाली बात है कि जैसे मैंने कहा कि ओम बिरला को यह सफाई देने की जरूरत है, तो खुद ओम बिरला, मोदी और एंटायर बीजेपी थोड़े अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखे। क्या इन्होंने इस तरह का हमला मनमोहन सिंह के ऊपर 10 साल पहले नहीं किया था? क्या उनको घेराव पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया था? क्या उनके ऊपर वो कागज के गोले बनाकर नहीं फेंके थे? तो क्या मनमोहन सिंह भाग के गए क्या? नहीं। मनमोहन सिंह या उसकी पार्टी ने, यहाँ हम कोई कांग्रेस पार्टी का डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हम सच को सच बात है, सच है। हम सच को सच और कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। क्या मनमोहन सिंह के बारे में कोई स्पीकर या खुद मनमोहन सिंह या कोई कांग्रेस वाला कहा कि देश के प्रधानमंत्री को खतरा है संसद में, इसलिए मनमोहन सिंह नहीं आएंगे? ये कौन सा तरीका है? बराबर है, ये देश की संसद को, देश को चलाने का तरीका ही नहीं। और इससे आज नहीं तो कल लंबे दौर में बीजेपी को, मोदी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अलग बात है कारण क्या होंगे, वजह क्या होगी, समय कौन सा होगा, लेकिन क्या होता है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस मेक योर कैरेक्टर। एग्जैक्टली। एक बात से कैरेक्टर नहीं बनता है। तो बीजेपी के और मोदी जी के खिलाफ ये बहुत सारे अब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इकट्ठे हो रहे हैं। राइट। और वही इसी कड़ी में मोदी अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकते। अब तो एप्स्टीन का मामला है। हाँ। और क्या ट्रम्प मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गई ना। अब मुझे बताओ, भारत जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु है, बीजेपी कहते हैं देश में अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल, विश्व गुरु, इनके खिलाफ अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है तुम यहाँ से ये परचेस नहीं करोगे, उस दुकान में नहीं जाओगे, उस दुकान में नहीं जाओगे, यहाँ से ये खिलौना नहीं लेंगे। ये कौन सा तरीका है? सही बात है। जो आपने जिक्र किया 18% टैरिफ लगाया, मुझे बताए मोदी ने संसद के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, जो कमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने संसद में कहना चाहिए ना कि वो 18% लगा रहे, तो हम भी उनके प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ 18% लगा रहे, 0% है, उसको 0%, वो 0%। मतलब अमेरिका के प्रोडक्ट यहाँ बिकेंगे, यहाँ के छोटे उद्योग धंधे तबाह होंगे, किसान, छोटे कारोबारी वाले तबाह होंगे, ये इनको दिखता नहीं। और इसको बड़ी ट्रेड डील के नाम पे ढोल पीटे जा रहे हैं।
तो ये भी एक तरह का बीजेपी का और मोदी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। बिल्कुल, ये नैतिकता तो बिल्कुल नहीं है, गिरता हुआ स्तर है। एक अंतिम सवाल हम लेंगे। आरएसएस के 100 साल हुए और प्रोग्राम हो रहे हैं निरंतर। अब वो मोहन भागवत बार-बार ये कह रहे हैं कि हिंदू भारत में कोई भी नहीं है, भारत में सब हिंदू हैं। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबको हिंदू के तराजू में वो तोल रहे हैं। तो जब वोटों की बात आए तो हिंदू की बात होती है, लेकिन जब अधिकारों की बात होती है तो फिर वो एससी अलग होता है, एसटी अलग होता है, ओबीसी अलग होता है। तो ये जो आरएसएस का भी जो एक दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं देश में जगह-जगह। लेकिन अधिकारियों की जब बात होती है तब हिंदू नहीं होता है, तब वो फिर ब्राह्मण पॉलिटिक्स या अपर कास्ट पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं इनको भी ब्रेक लगना चाहिए। आरएसएस के ऊपर जितना लिखा है, कहा है, वो बहुत सारा है। हाँ। लेकिन अगर एक लाइन में कहूँ मैं, तो आरएसएस का चरित्र दोहरा है। हुँ, दोहरा चरित्र, उसके दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। एक तरफ वो कहता है कि देश में सारे रहने वाले जो भी है वो हिंदू है। हुँ, तो पहला सवाल आता है, फिर एससी एसटी के ऊपर एट्रोसिटी क्यों करते हो? हुँ, उनको मंदिरों में जाने से क्यों रोकते हो? पानी पीने से, घोड़ी पे बैठने से क्यों रोकते हो? यहाँ आरएसएस देश में फेल है क्या? इसका जवाब खुद भागवत जी दे। एक बात हो गई। दूसरी बात, देश में जो भी है वो हिंदू, ये कहकर वो बाकी लोगों के ऊपर हिंदुत्व थोपना चाहते हैं। चाहे आदिवासी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुसलमान हो, इनके ऊपर हिंदुत्व थोपना चाहते हैं। एक तरफ ये कहते हैं हिंदू कोई धर्म है नहीं, हुँ, दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू नाम ये विदेश के लोगों ने हमको दिया है, हुँ, इसलिए उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप हिंदू के लिए आग्रही क्यों बन जाते हो? क्यों आग्रही बन जाते हो? क्योंकि आपको हेडगेवार गोलवलकर ने बताया इसलिए, हुँ, सावरकर जी ने बताया इसलिए। तो आपका एक तरफ आप कहते ही हो कि हिंदुत्व या हिंदू ऐसा कुछ है भी नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, तो फिर उसको थोपने की कोशिश क्यों करते हो? हुँ, और क्या भागवत जी अगर आइडियोलॉजिकल पक्के हैं, आरएसएस पक्का है, तो सारे हिंदुओं को कह दे अपने नाम पे हिंदू लिखना बंद कर दे, हुँ, क्योंकि ये विदेशी नाम है। अपने सर्टिफिकेट वगैरह हिंदू को मिटा दे और अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दे। हुँ, क्या ये वो एक्सेप्ट कर जाएंगे? इसलिए मैंने कहा कि आरएसएस का चरित्र हमेशा दोहरा है। वो दिखाने वाले एक दांत अलग है। ये सावरकर की डेफिनेशन है। हाँ, बिल्कुल। सावरकर ने जो 1923 में हिंदुत्व नाम की किताब लिखी, एक्चुअली उसके बाद एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, जायसवाल करके, डॉक्टर, बिहार के हुँ, डॉक्टर जायसवाल। उनकी 25 की किताब है हिंदुत्व की राजनीति। ये अच्छा। 23 की सावरकर की है और डॉक्टर जायसवाल की 25 की है। इनको समझना चाहिए। हुँ, ये अगर कहते हैं कि इस देश में कोई भी रहता है वो हिंदू है, हुँ, ये सावरकर की डेफिनेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। राइट। इसको कहते हैं टेरिटोरियल डेफिनेशन। हुँ, मतलब आप मुसलमान है तो भी हिंदू है। हुँ, और ये एक तरफ से ऐसे कल्टीवेशन मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। कल्टीवेशन, मशागत करके भारत का जो सेक्युलर संविधान का ढांचा है हाँ, उसको इनडायरेक्टली वो हिंदुत्ववादी बनाना चाहते हैं। हुँ, तो जो हिंदू राष्ट्र इनका जो गोल है उसकी तरफ अब वो डायरेक्ट नहीं जाते, हाँ, तो इस तो तरह हम से। इनडायरेक्ट की तरफ आ रहे हैं। हुँ, और उसके आकर सेक्युलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो भारत है उसकी बुनियाद को कम करना, उसको हटाना, धीरे धीरे मिनिमाइज करना, क्योंकि आरएसएस कोई 10 साल की राजनीति नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली। वो 100 साल के बाद की राजनीति, हुँ, 500 साल के बाद, इतनी दूर वाली वो राजनीति। इसलिए भागवत जो कहता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, हुँ, क्योंकि एक लंबे राजनीति का उनका षड्यंत्र का वो हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये लंबी राजनीति का षड्यंत्र का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा है और वो चाहते हैं कि देश को फिर से 1000 साल पीछे ले जाया गया है और जो उनकी संस्कृति पहले से थी। नहीं, उसमें वही संस्कृति का जो जिक्र किया हाँ, कल के भाषण में, उन्होंने कहा कि अब 3 बच्चे पैदा करना हाँ, 3 चाहिए, बच्चे पैदा करने की बात कही फिर उन्होंने। शादी,
19 से 25 से 20 साल, में हाँ, होनी वो भी चाहिए। उनका एक है, हाँ। मतलब 19 से 25 समय ये हाँ, हायर एजुकेशन का समय होता है। बिल्कुल। तो देश के बच्चे हायर एजुकेशन छोड़े, हाँ, शादी करे, बच्चे का वो छोटे बच्चे संभालने वाले क्या चलाने वाले हाँ, होते, बिल्कुल। वो बेबी सीटर चलाए हाँ, और 3 बच्चे पैदा करें। हुँ, अब देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ से ऊपर गई बिल्कुल। और ये संघ संचालक कहता है 3 बच्चे पैदा करो। हाँ, तो 3 बच्चे पैदा करके देश को 200 करोड़ के ऊपर पहुंचाने का प्लान, ये कौन सा देश के हित का प्लान है भाई? ये युवा लोगों को भी समझना चाहिए और जो देश के बारे में सोचता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आरएसएस की कितनी घिनौनी सोच है। बिल्कुल, ये बहुत घिनौनी सोच है कि 19 से 25 के बीच शादी हो, मतलब जो एजुकेशन का समय होता है, जो अपर हाई एजुकेशन का समय होता है, जहाँ पे अपने आप गोल सेट कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, उस एज में शादी करना मतलब इनडायरेक्टली महिलाओं को भी जो है एंगेज करना और पुरुषों को भी एंगेज करना कि आप छोटा-मोटा कुछ भी काम करो, हम आपको 5 किलो राशन देने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये घिनौनी राजनीति जो इस समय हो रही है बीजेपी, आरएसएस की, उसके बारे में भी सर ने बहुत विस्तार से समझाया और जिस तरह के सवाल उठे यूजीसी के संदर्भ में या फिर अजित पवार के प्लेइंग क्रैश के संदर्भ में भी इस पर भी आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। आप हमारे साथ आए स्टूडियो में और बातचीत की उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलो, आपका भी शुक्रिया।